Hello, welcome back to my YouTube channel. Good afternoon to all of you. Today I am here along with the topic of organic chemistry, that is for class 11th. So today's our topic is chemistry and organic chemistry. So what is, first of all, we shall start from chemistry. तो chemistry होता क्या है? Chemistry is the study of matter and its chemical composition. तो हमारे पास तीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लॉज एंड एप्लीकेशंस के बारे में ज्यादातर पढ़ते हैं और फिजिकल फिनोमेना जितने भी ऑकरिंग हो रहे हैं उन चीजों के बारे में पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पीरियोडिक टेबल एंड स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा जाता है और एलिमेंट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है उनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब यह है कि हमने इसमें स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऐसी शाखा केमिस्ट्री की, ऐसी ब्रांच जो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी के बारे में, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें एक वर्ड यूज हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? हमें यह भी पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम डिफाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल के दौरान, दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स which directly या indirectly obtained from living organisms। प्राचीन काल के दौरान ऐसे कंपाउंड्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें जानदार चीजों से मिलते थे, वर्ड यूज किया गया है, यानी कि ये एंशिएंट टाइम्स की डेफिनेशन है। जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते थे उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे, जैसे आयंस हो गए, फैट्स हो गए एंड प्रोटीन्स हो गए। तो ये हमें प्राचीन काल में जो लिविंग जानदार चीजों से मिलते थे उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दोज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जो बेजान चीजों से हमें कंपाउंड्स मिलते थे उनको हम कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद एज द टाइम पास, ये कहा था बर्जिलिस ने, बर्जिलियस। उसके बाद बर्जिलियस हाइपोथेसिस आई। हाइपोथेसिस में उसने कहा बर्जिलियस ने कि नेचर्स मिस्टीरियस फोर्सेस, उनको हम वाइटल फोर्सेस भी कहते हैं, विच ऑपरेट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बर्जिलियस ने यह स्टेटमेंट दिया था अपनी हाइपोथेसिस में। उसने कहा था कि जो कुदरती फोर्सेस होती हैं जब प्लांट्स और एनिमल्स पर ऑपरेट, काम करती हैं, तब जाकर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। जो कुदरती फोर्सेस होती हैं वो जब प्लांट्स और एनिमल्स पर काम करती हैं नेचुरली, तो तब जाकर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं। और दीज फोर्सेस कैन नॉट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। इन फोर्सेस को हम बना नहीं सकते इन द लेबोरेटरी, क्योंकि इसने कहा था कि इन फोर्सेस को हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि नेचुरल होती हैं। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस, सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी। इसलिए अगर इन फोर्सेस को हम नहीं बना सकते तो जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। ये अकॉर्डिंग टू बर्जिलियस हाइपोथेसिस था। बर्जिलियस ने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो तब प्रोड्यूस होते हैं जब कुदरती फोर्सेस जानदार चीजों पर काम करती है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये फोर्सेस हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो हाइपोथेसिस थी
ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रॉन्ग साबित हुई, ये गलत साबित हुई। इन्होंने ये बात जो है आर्टिफिशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी आर्टिफिशियल इन द प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ये हाइपोथेसिस रॉन्ग हो साबित हुई। अब जब वोलर सिंथेसिस जब 1828 में वोलर ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने यूरिया बनाया, एक्सीडेंटली ऑब्टेन्ड यूरिया एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एवेपोरेटिंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनेट। लेकिन ये जो बर्जेलियस हाइपोथेसिस थी ये आपकी रॉन्ग साबित हुई जब वोलर ने 1828 में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम यूरिया रखा गया वो पाया। कैसे? एवेपोरेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट आपका जो है वो वाटर हो, और एनहाइड्रस सॉल्यूशन होता है जिसमें आपका सॉल्वेंट मतलब वाटर हो ही ना। एनहाइड्रस सॉल्यूशन में आपका जो एनहाइड्रस सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कोई वाटर नहीं होता। तो इन्होंने यूरिया ऑब्टेन किया जो कि एक वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन 1828। तो तब जाकर ये जो हाइपोथेसिस थी ये क्या हो गई, ये रॉन्ग साबित हो गई। यूरिया इज द फर्स्ट, और जो यूरिया था, यूरिया को हम फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड। यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिसको प्रोड्यूस किया था वोलर ने इन 1828। और ये यूरिया जो था ये सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल लेबोरेटरी में तैयार किया गया था। और ये कैसे तैयार हुआ था? ये तैयार हुआ था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन्स होता है। ये क्लास 10th में है। और अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट का, अमोनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम साइनेट का डबल डिस्प्लेसमेंट करने के बाद अमोनिया मिला था। तो ये था जिस तरह से आपका यूरिया जो है वो लेबोरेटरी में वोलर्स ने सिंथेसाइज किया। यहां से बेर्जेलियस हाइपोथेसिस को चैलेंज मिला और बेर्जेलियस हाइपोथेसिस उसके बाद ज्यादातर एक्सेप्ट नहीं की जाने लगी। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट से हुआ था, जो डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ था किसका? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट, इसका डबल डिस्प्लेसमेंट एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ था। यानी कि NH4 के साथ CNO जुड़ गया और K के साथ आपका जुड़ गया था Cl। तो यहाँ पर NH4CNO और KCl आपका प्रोडक्ट मिला था। इसके बाद जब इसको हीट किया, ये अपने आप को रीअरेंज किया इसमें, तो NH2 एक साइड में आएगा, NH2 एक साइड में आएगा, C डबल बॉन्ड O, ये 2 N यहाँ पर 2 N यहाँ पर, H4 C1 है और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई। तो ये दिस कंपाउंड इज कॉल्ड यूरिया एंड दिस इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इज आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, और इसको प्रिपेयर किया था वोलर ने। इससे हमें यह पता चला कि बर्जेलियस जो हाइपोथेसिस थी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ कुदरती फोर्स से जब वो प्लांट्स एंड एनिमल पर काम करती हैं तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो यहां से दिस क्लियरली शोज दैट नो मिस्टीरियस फोर्स इज रिक्वायर्ड। कोई भी कुदरती फोर्स नहीं चाहिए इसके लिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहां पर वोलर्स ने प्रूव कर दिया कि कोई भी मिस्टीरियस फोर्स, कोई भी कुदरती वाइटल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरी नहीं है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आफ्टर दैट, उसके बाद a number of organic compounds are prepared from inorganic compounds। उसके बाद बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उससे प्रिपेयर किए जाने लगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक नई डेफिनेशन दी गई, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन यूजुअली, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट के तौर पर हो, मेन एलिमेंट का काम करें, कार्बन और हाइड्रोजन हो उसमें, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट का काम करें और किसके साथ कभी कभी उसमें एडिशनल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हों, जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर, ये X रिप्रेजेंट्स हैलोजन एंड फास्फोरस। तो इन कंपाउंड्स को कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन यूज हुए, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन यूज हुए, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, उनको कहा गया हाइड्रोकार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक फाइनल डेफिनेशन आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो जिसमें हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, और उनके डेरिवेटिव्स जितने भी हैं। तो दिस इज द फाइनल डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो आप यहां देखेंगे, मैंने यहां पर बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो क्या मैं कार्बन और ऑक्सीजन वाले कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकता हूं? नो, दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिकॉज दिस डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन। तो दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लीजिए H2O, इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो दिस इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये भी गलत है। दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं CCl4 की, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं इसको, तो दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैक्सिमम लोग यही सोचेंगे कि दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, बट दिस इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। Why? I have already defined the organic compounds are those compounds in which we study about hydrocarbon and their derivatives. So this one is the derivative of hydrocarbons. ये कहां से डेरिवेट हुआ? CH4 था, CH4 के साथ Cl2 जुड़ा, तो इसमें एक H आपका रिप्लेस कर दिया, CH3Cl हुआ। CH3Cl प्लस आपका निकल गया HCl। उसके बाद इस CH3Cl के साथ एक और मॉलिक्यूल जुड़ा, किसका? क्लोरीन का, तो वो फिर CH2Cl2 हो गया, एक और H हट गया और HCl निकल गया। तो उसके बाद फिर CH2Cl2 के साथ एक बार और रिएक्शन हुआ Cl2 का, तो ये बन गया CHCl3 प्लस एक HCl और निकल गया। वंस अगेन यहां पर जो ये प्रोडक्ट निकला, तो ये CH3Cl के साथ एक बार और क्लोरीन का ट्रीटमेंट किया Cl2 का, तो यहां पर निकल गया CCl4, यानी कि H सारे सॉरी CHCl3 तो H जो है सारे ही रिप्लेस हो गए, H सारे ही रिप्लेस हो गए और उसकी जगह क्लोरीन आ गई। तो है क्या ये? व्हाट इज एक्चुअली दिस? दिस इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दिस हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मैंने डेफिनेशन वही बताई, इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन and their derivatives. Hydrocarbon and their derivatives are called as organic compounds। और ये जो CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये हमने लास्ट डेफिनेशन पहले अभी डिस्कस की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो फाइनल डेफिनेशन मानी गई। उसके बाद जो मेन टॉपिक आपके 11th क्लास का है, दैट इज द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। सो कार्बन के बारे में पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है। तो हम कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बन यहाँ पे मैंने लिखी है, उसके बाद हम टेट्रावैलेंसी इसकी देखेंगे। टेट्रावैलेंसी, कार्बन का सिंबल होता है C, उसका एटॉमिक नंबर है 6, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हुए 6, क्योंकि न्यूट्रल स्पीशी है। तो न्यूट्रल स्पीशी में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली शेल में लगते हैं 2, दूसरी में लगते हैं 8, लेकिन हमारे पास टोटल अवेलेबल 6, इसलिए पहली में 2 और दूसरी में 4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अप टू 10th क्लास। नाउ 11th क्लास में हम इसको ऑर्बिटल्स में ही फिल करेंगे। तो उसमें अभी 1s2, 2s2 एंड 2p2, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 2 और 2 और 2 6। वैलेंसी कार्बन की, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल या कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इसके हैं 4। ये आगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कितने एटम्स के साथ वो
एटम गेन करने की या लूज करने की क्षमता रखता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल 4 है। आइसोटोप्स बनाता है 6C। आइसोटोप्स होते हैं ऐसी स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, उनको बोलते हैं आइसोटोप्स। तो कार्बन के होते हैं 3, 6C1, 6, C12, 6C13 और 6C14। एलोट्रोप्स की बात करें, एलोट्रोप्स भी होते हैं 3, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिनिस्टर फुलरेन्स। बकमिनिस्टर फुलरेन्स विद मोर देन 60 कार्बन एटम्स। वो एक फुटबॉल की तरह होता है, सॉसर बॉल की तरह होता है। मिलता है कार्बन हमें पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, दूसरे पीरियड में मिलता है। जनरली पीरियोडिक टेबल में 18 पीरियड और 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड होते हैं, तो दूसरे पीरियड में मिलता है। इसको प्रपोज किया था A.L. लवाइजियर ने, कार्बन को प्रपोज किया था A.L. लवाइजियर ने। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन कार्बन के बारे में। नाउ हम बोलते हैं हम टेट्रावैलेंस डिस्कस करेंगे कार्बन। तो जैसे हम सब जानते हैं कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। ऑक्टेट कंप्लीट अपने आउटर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की अटेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए इसको या तो चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 4 इलेक्ट्रॉन आपके लूज करे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये लिखा है मैंने, क्योंकि कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन होता है टेट्रावैलेंट। 4 बॉन्ड्स बनाता है, इसलिए टेट्रावैलेंट होता है। इट इज डिफिकल्ट टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन को लेना भी मुश्किल और देना भी मुश्किल, इसीलिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए खैर, इसीलिए कार्बन क्या करता है, अदर एटम के साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ कंबाइन करता है। ना तो ये लूज करता है ना तो ये गेन करता है, ये म्यूचुअल शेयरिंग करता है इसकी इलेक्ट्रॉन्स की। म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं उन बॉन्ड्स को कहते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होता है जिसमें दोनों का फायदा हो। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स, इसलिए कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। दस कार्बन इज टेट्रा कोवेलेंट भी हम कह सकते हैं, कार्बन इज टेट्रा कोवेलेंट भी हम कह सकते हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर कार्बन को जब हम टेट्रा कोवेलेंट भी कह सकते हैं, तो इसका कार्बन के जो बॉन्ड्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स कैसे होगा, मान लीजिए आपने मीथेन में बॉन्ड्स बनाने हैं, ये बॉन्ड्स कार्बन की 4 वैलेंसी टेट्रावैलेंट, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन और ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जैसे आपका इथेन बनाना है, कार्बन 2 इथ का मतलब 2 और ये टेट्रावैलेंसी इसकी कंप्लीट, ये दिस इज इथेन। दिस इज जस्ट ओनली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड्स, लेकिन जो स्पेस में, जैसे कि स्पेस में ये अरेंज होते हैं, तो दिस इज प्रपोज द स्पेशियल और अरेंजमेंट स्पेस में, ये तो हमने जस्ट इसको रिप्रेजेंट किया, लेकिन स्पेस में ये इस तरह से नहीं होते। स्पेस में ये अलग तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये जो स्पेशियल अरेंजमेंट था ये दिया वेंट हॉफ ने। द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन ये बॉन्ड्स इन स्पेस इज गिवन बाय वेंट हॉफ। वेंट हॉफ ने दिया इसका स्पेशल अरेंजमेंट 1874 में। इसने 1874 इसका स्पेशल अरेंजमेंट दिया कि हाउ दीज बॉन्ड्स आर अरेंज्ड इन स्पेस एंड सेड दैट 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर directed towards 4 corners of a regular tetrahedron. किसने कहा ये कहा वेंट हॉफ ने 1874 में कि जो 4 बॉन्ड्स हैं कार्बन के लाइक दिस, ये कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड्स एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की तरह स्पेस में ओरिएंट होते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, ये इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर।
सॉरी, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ये इस तरह से बॉन्ड आपके क्या है स्पेस में स्पेशियल अरेंजमेंट है। इसका बॉन्ड एंगल जो होता है, इसका बॉन्ड एंगल जो है वो 109 डिग्री, दिस बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स। और ये जो इसका स्पेशल अरेंजमेंट, ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये टेट्राहेड्रल के 4 कार्बन्स की तरफ ओरिएंट होते हैं। ये कहा वेंट हाफ ने, जिसके लिए इस वेंट हाफ को 1901 में नोबेल प्राइज से अवार्ड किया गया इन 1901, एंड ही इज द फर्स्ट मैन इन हु गॉट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 1901। और 1901 में इसको कभी दैट इज व्हाई दीज आर समटाइम्स कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेंट हाफ को कभी फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन, द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। और टुडे आई विल स्टॉप हियर, ये 11th क्लास का है, तो स्टे सेफ, स्टे होम, कीप वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ गुड डे।